तो कहानी की शुरुआत में हम एक प्यारी सी फैमिली को देखते हैं जो साथ में काफ़ी खुश थे। हस्बैंड का नाम है क्रेग जो कि एक डॉक्टर है और उसकी वाइफ एलिस एक रियल एस्टेट एजेंट के तौर पे काम करती है। इन दोनों मियाँ बीवी का काम करने का टाइम अलग अलग था, इसलिए इन्होंने दिन को ऐसे बांट रखा था ताकि वे दोनों ही अपने 6 साल के बेटे बेंजामिन का ध्यान रख सके। आज की सुबह हर रोज़ की तरह एलिस काम पे जा रही थी और इस टाइम बेंजामिन का ध्यान रखने की बारी क्रेग की थी। अपनी बीवी के जाने के बाद क्रेग अपने बेटे के साथ बेसबॉल खेलने के लिए गार्डन में आया। तभी उसे लगा कि आज गर्मी कुछ ज़्यादा ही है, इसलिए वो सनस्क्रीन लेने के लिए अंदर भागा। उसे कोई आइडिया नहीं था कि एक आदमी पास ही एक कार में बेंजामिन पर नज़र रखे हुए था। जब क्रेग अंदर गया तो कार धीरे धीरे बेंजामिन की तरफ बढ़ने लगी। अंदर क्रेग कंफ्यूज था कि उसे कौन सा लोशन लेना चाहिए। उसे आइडिया ही नहीं था कि कुछ ही देर में उसके साथ ऐसा होने वाला है जो उसने सपने में भी नहीं सोचा होगा। अब उसने तुरंत गाड़ी निकाली और उस कार का पीछा करने लगा। उसने पुलिस को फ़ोन करने के लिए अपना फ़ोन देखा तो उसे ध्यान आया कि फ़ोन तो वो घर पर ही भूल गया। इस वक्त उसके दिमाग में बस यही चल रहा था कि कैसे भी करके उसे किडनैपर को ढूंढना है। अब वो एक फ्लाईओवर पर आ गया, लेकिन अब तक बहुत देर हो चुकी थी। किडनैपर की कार उसकी नज़रों से गायब हो चुकी थी। एलिस जो कि अभी काम से वापस लौटी थी, वो अपने घर पे इतनी सारी पुलिस की कार और रिपोर्टर्स को देख के हैरान रह गई। जब वो अपने हस्बैंड से मिली तो ऐसा लगा कि वो उससे बहुत सारे सवाल पूछेगी, लेकिन उसके मुंह से एक भी शब्द नहीं निकला। डिटेक्टिव ने एलिस को शांत कराते हुए उसे बैठने के लिए कहा और फिर उसके बच्चे की किडनैपिंग के बारे में बात करने लगा। ये सुनते ही एलिस और पैनिक हो गई और बेचारी चिल्ला चिल्ला के पूछने लगी कि उसका बच्चा कहाँ है। अब कई घंटे बीत गए, लेकिन पुलिस को अभी तक भी किडनैपिंग के पीछे का मोटिव पता नहीं चला। एलिस ये सोच के परेशान हो रही थी कि किडनैपर ने अभी तक फिरौती मांगने के लिए उन्हें फ़ोन क्यों नहीं किया। इस मोमेंट पर एलिस को लगा कि उनके बेटे को पैसों के लिए किडनैप नहीं किया गया, बल्कि किसी ऐसे इंसान ने किडनैप किया है जिसे बच्चों में इंटरेस्ट है। कुल मिला के एलिस के हिसाब से बेंजामिन को किसी साइकोपैथ ने किडनैप किया है। इसी बीच बेंजामिन को दिखाते हैं जो एक बेसमेंट में है जहाँ पर बहुत अंधेरा है। वो लगातार अपने मम्मी पापा को आवाज़ दे रहा है, जिस वजह से उसके साइको किडनैपर जॉन कलाउस्की को काफ़ी इरिटेशन हो रही है। इरिटेशन के चलते जॉन बच्चे को जान से मारने के इरादे से रूम में गया। इसके बाद 2 पुलिस वाले पैटरसन और एल्वारेज जॉन के घर आते हैं, क्योंकि उन्हें आसपास के लोगों से जॉन की काफ़ी शिकायत आई थी। कुछ लोगों ने तो जॉन के बेसमेंट से रोने की आवाज़ें भी सुनी थी। अब जॉन ने दरवाज़ा खोला, लेकिन उतना ही जिससे पुलिस वाले घर के अंदर ना देख सके। जब पुलिस वालों ने रोने की आवाज़ के बारे में पूछा तो जॉन ने कहा कि वो इस वक्त डिप्रेशन से गुजर रहा है और वो रोने की आवाज़ उसी की थी। एल्वारेज को उसके जवाब से तसल्ली नहीं मिली और वो जानना चाहता था कि जॉन के साथ कोई बच्चा भी है क्या। इस पे जॉन ने कहा कि उसके कोई बच्चे नहीं हैं और वो इस घर में अकेला ही रहता है। तभी एल्वारेज ने खिड़की से देखा कि घर के अंदर बच्चों के कपड़े पड़े हैं और उसे लगा कि जॉन उनसे कुछ छुपा रहा है। अब दोनों पुलिस वालों को उस पर शक हो रहा था और उन्होंने उससे दरवाज़ा खोलने के लिए कहा ताकि वे देख सके कि अंदर कुछ गड़बड़ तो नहीं है। लेकिन जॉन ने दरवाज़ा नहीं खोला और उनसे कहने लगा कि पहले मुझे वारंट दिखाओ, उसके बाद मैं दरवाज़ा खोलूँगा। उसकी बात सुन के पुलिस वालों का शक यकीन में बदल गया और वे दरवाज़ा तोड़ के अंदर घुस गए। उन्होंने तुरंत जॉन के हाथ बांध दिए और फिर जल्दी उन्हें एक दरवाज़ा भी मिल गया जो बेसमेंट को जाता है। बेसमेंट में जाने के बाद पुलिस वाले ने देखा कि वहाँ पे बस पुराने फर्नीचर रखे हुए हैं। हालांकि पुलिस वाले को अभी भी लग रहा था कि यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। फिर उसे फ्लोर पर खून दिखा और साथ ही वहाँ टूल्स भी रखे हुए थे, हथौड़ा, पेंचकस, जिन पे खून लगा हुआ था। जब पैटरसन ने दूसरे कमरे का दरवाज़ा खोला तो वो शॉक रह गया बेंजामिन की लाश को देख के। इसके बाद बेंजामिन के पेरेंट्स के घर पे फ़ोन आया और एलिस ने फ़ोन उठाया। जल्दी उसे पता चल गया कि पुलिस को उसके बेटे बेंजामिन की लाश मिली है।
ये सुनते ही एलिस के मुंह से एक भी शब्द नहीं निकला और वो रोते हुए ज़मीन पर बैठ गई। अब हॉस्पिटल जाते हुए दोनों मियाँ बीवी अभी तक यही उम्मीद कर रहे थे कि वो बच्चा बेंजामिन ना हो, लेकिन जैसे ही वे हॉस्पिटल पहुंचे तो उन्हें पता चला कि बच्चा बेंजामिन ही है। कुछ ही वक्त में खुशहाल परिवार की जिंदगी एकदम बेरंग हो चुकी थी। क्रेग और एलिस इस वक्त डिप्रेशन में थे और सोच रहे थे कि किस तरह उन्हें इंसाफ मिल सकता है। वे चाहते थे कि साइकोपैथ को दुनिया की सबसे कड़ी सज़ा मिले, लेकिन कोर्ट में उन्हें वो सुनने को नहीं मिला जो वे सुनना चाहते थे। जॉन को सिर्फ 25 साल की सज़ा हुई। ये सुन के पेरेंट्स बेचैन हो गए। एलिस ने बाहर आते ही क्रेग को उसके लिए गन लाने को कहा। इस पे क्रेग ने कहा कि इससे कुछ नहीं बदलेगा, तो एलिस उस पर चिल्लाने लगी, ये कहते हुए कि वे दोनों एज ए पेरेंट्स फेल हो गए हैं और अब उन्हें अपने बेटे के लिए कुछ तो करना ही होगा। अब कुछ दिन बीत गए। एलिस और क्रेग की मानसिक हालत बहुत ख़राब थी और चीज़ें और ख़राब होने लगी, क्योंकि अब ये दोनों एक दूसरे का ध्यान भी नहीं रख रहे थे। अब इन दोनों के बीच इस बात को लेकर बहस होने लगी कि जो कुछ हुआ उसके लिए जिम्मेदार कौन है। अब एलिस ने सोचा कि उसे कुछ वक्त के लिए क्रेग से अलग हो जाना चाहिए ताकि वो खुद को संभाल सके। एलिस के जाने के बाद क्रेग और डिप्रेशन में चला गया। अब उसकी सारी उम्मीद टूट चुकी थी। उसे लग रहा था कि अब उसका परिवार कभी वापस नहीं मिलेगा। ये सब सोच के उसने फैसला किया कि वो खुद की जान ले लेगा, वो भी अपने हाथ में कुछ इंजेक्ट करके। लेकिन जब उसने आखिरी बार बेंजामिन की फ़ोटो देखी तो उसे बेंजामिन की आवाज़ आई, जिससे उसका आत्मविश्वास थोड़ा बढ़ा और उसने सोचा कि उसे ये कदम नहीं उठाना चाहिए। तभी उसे वे पल याद आए जब उसका छोटा सा परिवार साथ में बेहद खुश था। इसके बाद उसके दिमाग में कुछ आया जिससे उसे गुस्सा आने लगा और अपने बेटे के बारे में सोच के उसके अंदर से बदले की भावना जागने लगी। इसी पॉइंट पर वो अपनी बीवी के पास आया और उससे कहा कि बदला लेने का वक्त आ चुका है। सबसे पहले क्रेग और एलिस हॉस्पिटल गए जहां क्रेग काम करता था। क्रेग कार से निकला और चुपके से एम्बुलेंस में घुस गया जिसका दरवाज़ा खुला हुआ था। क्रेग ने फिर वहां से कुछ दवाइयाँ उठाई और एक छोटे से बैग में रख ली। अगले दिन पुलिस वाले जॉन को नई प्रिजन में शिफ्ट कर रहे थे। क्रेग और एलिस वहीं छुपकर उस पर नज़र रखे हुए थे। फिर क्रेग और एलिस उस कार का पीछा करने लगे जिसमें जॉन को ले जाया जा रहा था। फिर कार एक गैस स्टेशन पर रुक गई जहां पुलिस वाला कॉफ़ी लेने के लिए जाता है। तभी एलिस भी स्टोर में घुस गई और क्रेग भी। वो कैशियर के साथ बहस करने लग गया ताकि सबका ध्यान उसकी तरफ चला जाए। इसी बीच एलिस ने पुलिस वाले की कॉफ़ी में कुछ मिला दिया। इसके बाद ये लोग फिर से गाड़ी का पीछा करने लगे और ड्रग के असर करने का इंतज़ार करने लगे। क्रेग एक डॉक्टर है और उसे पूरा यकीन है कि जो ड्रग उन्होंने कॉफ़ी में मिलाया उसका असर जल्द ही दिखना शुरू हो जाएगा। थोड़ी देर में उनके ड्रग ने असर दिखाना शुरू किया और गाड़ी बीच सड़क पे रुक गई। पुलिस ऑफिसर कार से निकल गए क्योंकि उनके पेट में बहुत तेज़ दर्द होने लगा। तभी क्रेग तुरंत पुलिस वालों की वैन में बैठ के कैदी को लेके यहाँ से निकल गया और उसकी वाइफ उसका पीछा कर रही थी। गाड़ी तेज़ चलाने की वजह से क्रेग एक हिरन को नहीं देख पाया और अचानक शुक्र है क्रेग ठीक था, उसे बस माइनर इंजरीज आई थी। लेकिन कैदी जॉन केलाउस्की खून में लथपथ था और उन्होंने पास में जाके चेक किया तो वो अभी तक जिंदा था। फिर वे तुरंत जॉन को अपने प्लांटेशन हाउस में ले गए जो कि शहर से काफ़ी दूर था। सबसे पहले उन्होंने जॉन को टेबल पर लेटाया। उसके हाथ और पैर अभी भी बंधे हुए थे। जॉन की अब आँख खुल गई। यहाँ क्रेग ने बताया कि उसने उसे कुछ दवाइयाँ दी है। यही क्रेग का मेन प्लान था। उसने एम्बुलेंस से ऐसी दवाइयाँ चुराई थी जो जॉन को हफ्तों तक सोने नहीं देगी ताकि वे उसे जी भर के टॉर्चर कर सके और ना वो बेहोश होए और मरने तो वे देंगे ही नहीं उसे। अगली सुबह जब एलिस और क्रेग कार में लगे खून के निशान साफ कर रहे थे तभी एलिस के पास डिटेक्टिव बर्गर का फ़ोन आया जिसने एलिस को बताया कि कल जो वैन जॉन को प्रिजन से शिफ्ट करने के लिए ले जा रही थी उसका एक्सीडेंट हो गया और जॉन अब फरार है। एलिस ने ये सुनते ही ऐसा दिखावा किया
जैसे वो कितनी हैरान हो गई हो। हालांकि डिटेक्टिव नहीं जानता कि इस कांड के पीछे ये दोनों मियाँ बीवी ही है। फिर डिटेक्टिव ने पुलिस ऑफिसर्स की लापरवाही के लिए उनसे माफ़ी मांगी और फ़ोन रख दिया। अब रात में क्रेग को फिर से उसके बेटे की यादें सता रही थी। वो जैसे ही आंख बंद करता उसे बेंजामिन दिखने लगता, जिसके चलते उसके अंदर गुस्सा बढ़ने लगा और वो अपना गुस्सा निकालने जॉन के पास आ गया। उसने यहाँ आते ही अपनी सिगरेट जॉन के पेट पे लगा दी। अगली सुबह भी ये टॉर्चर जारी रहा। उसने पिछली रात अपनी सिगरेट से जॉन का पेट जला दिया था और अब वो उसके जले हुए हिस्से को और जलाने लगा। इसी दौरान एलिस, जो कि ये सब देख रही थी, उसे अजीब लगने लगा कि वे जॉन के साथ ये सब क्या कर रहे हैं। लेकिन क्रेग ने उससे कहा कि वे अब पीछे नहीं हट सकते। उस साइको ने जो कुछ उनके बेटे के साथ किया उसकी कीमत तो उसे चुकानी ही पड़ेगी। अब क्रेग वापस यहाँ आया। उसे अभी भी सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा था, जिसके चलते उसने जॉन की गर्दन में एक इंजेक्शन लगा दिया। ये एक ऐसा ड्रग था जिससे जॉन को अपनी मसल्स में बहुत ज़्यादा पेन महसूस होगा। अगली सुबह भी वे, खासकर क्रेग, जॉन को टॉर्चर कर रहा था। तभी अचानक उन्हें ऊपर से किसी के कदमों की आवाज़ आई। यहाँ ऊपर आके इन्हें पता चला कि एक आदमी अपने कुत्ते के साथ यहाँ पर आ गया और ये यहीं आसपास का रहने वाला है। इस आदमी को शक था कि एलिस यहाँ पर कुछ गलत कर रही है। उसने बताया कि ये घर फ्रैंक जोसेफ का है, लेकिन एलिस एक रियल एस्टेट एजेंट थी। उसने सिचुएशन को अच्छे से संभाल लिया और कहा कि ये घर बिकने के प्रोसेस में है। उसने कहा कि वो यहाँ एक क्लाइंट का वेट कर रही है और तभी क्रेग यहाँ पर आ गया और उसने ऐसा दिखावा किया जैसे कि वो कोई क्लाइंट हो जो इस घर को देखने आया है। ये देखकर इस आदमी को तसल्ली हो गई और ये शांति से चला गया। इसी बीच डिटेक्टिव बर्गर को एक पुलिस वाले ने फ़ोन करके बताया कि प्रिजनर ट्रांसपोर्ट वाली वो वैन मिल गई है और डिटेक्टिव तुरंत लोकेशन पर पहुंच गया, जहां उसे इस एक्सीडेंट की असलियत पता चलती है। क्रेग और एलिस ने अपना टॉर्चर रोक दिया जब उन्होंने जॉन के मुंह से सुना कि उसे पिछले एक्सीडेंट के अलावा कुछ भी याद नहीं है। उसने कहा कि उसे ये तक याद नहीं है कि वो कौन है। ऐसा शायद एक्सीडेंट में जो उसका सिर फूटा था उसकी वजह से हुआ होगा। एलिस ने कोशिश करी कि वो उसकी किसी बात पे विश्वास ना करे, लेकिन जल्द ही उन दोनों को ये बात परेशान करने लगी कि वे एक ऐसे आदमी को टॉर्चर कर रहे हैं जिसे ये तक नहीं पता कि उसे टॉर्चर क्यों किया जा रहा है। लेकिन एलिस को उसकी बात पे विश्वास नहीं हो रहा था। उसे यकीन था जॉन उनसे झूठ बोल रहा है। फिर उन्होंने ये जानने के लिए कि वो सच बोल रहा है या झूठ, उसके पैरों को हर्ट करना शुरू कर दिया और उसे उनके बेटे का नाम लेने के लिए फोर्स किया। उन्होंने उसे बहुत टॉर्चर किया। इस टोपीबाज को तो सब याद है। रात में एलिस बाथरूम में जाती है। उसी वक्त बेसमेंट में जॉन खुद को आज़ाद करने की कोशिश कर रहा था। उसने बड़ी कोशिशों के बाद अपने हाथ फ्री किए और फिर अपने पैर भी। फिर वो यहाँ से निकलने के लिए ऊपर आता है। हालांकि एलिस, जो कि बिना दरवाजे वाले टॉयलेट में बैठी थी, उसे धीरे से बेडरूम का दरवाज़ा खुलने की आवाज़ सुनी और वो डर गई। वो देख रही थी कि उसका पति अभी भी सोया हुआ है। इस वक्त उसके पास जॉन पे हमला करने के अलावा और कोई चारा नहीं था। उसने एक लोहे का पाइप उठाया और जॉन पे हमला करके उसे बेहोश कर दिया। क्रेग की भी तुरंत आंख खुल गई और फिर दोनों से वापस बेसमेंट में ले आए। बदकिस्मती से जॉन फिर से होश में आ गया और उसने लात मार के क्रेग को सीढ़ियों से नीचे गिरा दिया। हालांकि एलिस पे हमला करने के बजाय वो यहाँ से भागने लगा। पुलिस भी यहाँ जॉन की तलाश में लगी थी। फाइनली उन्हें जॉन मिल गया, जो यहाँ से भागने की कोशिश कर रहा था। इस मोमेंट पर हमें पता चलता है कि जिस आदमी को ट्रांसफ़र के लिए ले जाया जा रहा था वो जॉन क्लाउस्की था, जिसे बच्चे के मर्डर करने के लिए 25 साल की सज़ा मिली थी। हालांकि उस वैन में जिसे क्रेग ने हाईजैक किया था उसके अंदर एक और मुजरिम भी था, जिसका नाम था पैट्रिक गैलिगन, जिसे 18 महीने की सज़ा हुई थी टैक्स चोरी और फ्रॉड करने के लिए। यहाँ पर जिसे पुलिस ने पकड़ा वो जॉन ही था, जिसे एलिस और क्रेग के साथ उस बेसमेंट में होना चाहिए था। हालांकि क्रेग और एलिस गलती से
पैट्रिक गैलिगन को उठा लाए थे और वे बेसमेंट में ये देखकर हैरान रह गए कि जिस आदमी का वो पीछा कर रहे थे उसने सेल्फ हैप्पीनेस कर ली है। उसके हाथ में एक पेपर भी था जिस पे उसने एक मैसेज छोड़ा था। ये आदमी पैट्रिक गैलिगन था जो जानता था कि वो बुरा इंसान है। उसने कहा कि उसे अपने कामों का पछतावा है। उसने ये भी कहा कि उन्होंने उसके साथ जो किया वो उसी के लायक था, लेकिन वो अब और टॉर्चर बर्दाश्त नहीं कर सकता, इसलिए उसने अपनी ज़िंदगी को ख़त्म करने का फ़ैसला किया। क्रेग और एलिस ये सब जानकर बहुत शौक थे कि वो अपना बदला लेने में नाकाम रहे, क्योंकि उन्होंने जिस बंदे को इतना टॉर्चर किया वो जॉन क्लाउस्की था ही नहीं, बल्कि वो पैट्रिक गैलिगन था। इसी मोमेंट पर यह मूवी यहीं ख़त्म हो जाती है। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि पैट्रिक गैलिगन को उनके बेटे का नाम कैसे याद था, तो जॉन ने ज़रूर वैन के अंदर उसे अपने कांड के बारे में बताया होगा। और जो पैट्रिक कह रहा था कि उसे ये भी याद नहीं है कि वो कौन है, ये बात सच थी, क्योंकि उसके सर पे चोट लगी थी। हालांकि उसे बाद में याद आ गया होगा, तभी उसने लेटर में अपनी जान देने से पहले सारी बात बताई। यही ये मूवी ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी लाइक और कमेंट करके बताइए, और याद रखिए कि बदला सिर्फ आपके अंदर जलती हुई एक आग है जो एक दिन आपको ही जला देगी। इसलिए कभी भी अपने मन के अंदर बदले की भावना न रखें और ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहे। इसी थॉट के साथ वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।